तक पढ़ चुके थे कि आपके न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है। फिर ये भी पढ़े थे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें 3 प्रकार की कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस था, दूसरा पेंटोज शुगर था, और तीसरा जो है ना फॉस्फेट होता है। ऐसा हम लोग अगला दिन की पढ़ाई में, मतलब कल के पढ़ाई में देखे थे। आज है न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड जो है ना वो कैसे बनता है और क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो आपका पेंटोज शुगर के बारे में, पेंटोज शुगर जो था वो राइबोज के रूप में हो सकता है या डीऑक्सीराइबोज के रूप में हो सकता है। कल इसको पूरा डिटेल से हम बता दिए थे। वो अगर जुड़ जाए किसके साथ, नाइट्रोजिनस बेस के साथ, नाइट्रोजिनस बेस के साथ अगर वो जुड़ जाए तो उस कंपाउंड को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर को अगर आपको याद होगा तो S से डिनोट कर रहे थे और नाइट्रोजनस बेस को N से डिनोट कर रहे थे। अर्थात न्यूक्लियोसाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड अगर कोई आपसे बोले तो न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है शुगर प्लस बेस। अब पेंटोज शुगर क्या था, कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड है वो बनता कैसे है, तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि जब कोई बेस, नाइट्रोजनस बेस के पहला जो कार्बन है, नाइट्रोजनस बेस का जो नाइट्रोजन है वो जाकर पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर जुड़ जाता है तो एक रचना बनता है और उस रचना को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, वैसी रचना जो पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस के जुड़ने से बनता है। तो कैसे जुड़ेगा, तो फिर से हम बोल रहे हैं कि पेंटोज शुगर के पहले नंबर कार्बन पर कोई आपका नाइट्रोजनस बेस जाकर जुड़ जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जुड़ता किस बॉन्ड से है, तो जिस बॉन्ड से जाकर जुड़ता है उसको बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज, या इसी को CN बॉन्ड भी कहते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं इस बात को, उसके बाद पर कोई नाइट्रोजनस छात्र अपने नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ कौन जुड़ा, उसका नाइट्रोजन जुड़ेगा कोई, जब बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है तो जो रचना बनेगा इस रचना को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस बॉन्ड को बोलते हैं कौन बॉन्ड, CN बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि पेंटोज शुगर जो होगा उसका पहला कार्बन होगा शामिल, जबकि पाइरिमिडिन बेस जो होगा या क्षार होगा उसका पहला नाइट्रोजन, और प्यूरिन क्षार अगर होगा तो उसका केवा नाइट्रोजन, 9th नाइट्रोजन जो है ना शामिल होगा, तब जो है ना जाकर आपका न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। अब आपके मन में अगर ये आएगा कि इसको बना के देखना है या बनाना है तो फिगर से देखते हैं, जरा सा आ जाइए फिगर पर। देखिए ये है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, थर्ड कार्बन है, और ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन पर आपको बताए थे कि यहां पर क्या होता है, स्थिति ए स्थिति था, ऑक्सीजन OH के ग्रुप में था, मतलब एक जो ग्रुप था OH ग्रुप था,
दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप था, तीसरा भी हाइड्रोजन ग्रुप था। जो चौथा कार्बन है उस पर केवल हाइड्रोजन था। तीसरा कार्बन पर अगर आओगे तो OH होता है और H ग्रुप है। ठीक है, ये थर्ड कार्बन का बात है, थर्ड कार्बन का बात है। अगर सेकेंड कार्बन पर आओगे तो सेकेंड कार्बन पर आपको बताए थे कि अंदर की तरफ हाइड्रोजन था, बाहर की तरफ OH होगा या हाइड्रोजन होगा। अगर OH होगा तो राइबोज और अगर हाइड्रोजन होगा तो डीऑक्सी राइबोज। एक नंबर पर हाइड्रोजन था और OH ग्रुप था। अब क्या होता है कि कोई ये आपका था पेंटोज शुगर, ये आपका था पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब कितना कार्बन शुगर? 5 कार्बन शुगर। अगर OH ग्रुप था तो इसको बोलते थे राइबोज, और अगर H ग्रुप था 2 नंबर पर तो इसको बोलते थे डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, इसके साथ कोई नाइट्रोजनस बेस आता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, नाइट्रोजीनस बेस। अगर कल का क्लास किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजनस बेस में 2 था, या तो प्यूरीन था या पाइरीमिडीन था, मिडीन था। अगर प्यूरीन होगा तो प्यूरीन अगर होगा तो कितना नंबर? प्यूरीन में आपको बताया थे कि 2 था, एडेनिन हो सकता है और ग्वानिन हो सकता है। जबकि पाइरीमिडीन में आपको बताए थे कि इसमें साइटोसिन हो सकता है या थाइमीन हो सकता है या यूरासिल हो सकता है, कोई तीनों में से हो सकता है। अगर पाइरीमिडीन होगा और प्यूरीन होगा तो कौन सा? तो यहां पर नाइट्रोजन इसका शामिल होगा और H ग्रुप होगा उस पर। अगर प्यूरीन होगा तो केमा नाइट्रोजन बता रहे हैं आपको, 9 नाइट्रोजन। और अगर पाइरीमिडीन होगा, चाहे साइटोसिन, चाहे थाइमीन, चाहे यूरासिल, इसमें से तीनों में से कोई होगा, तब इसका कौन होगा? फर्स्ट आपका नाइट्रोजन होगा। ध्यान रखना है, अगर प्यूरीन होगा तो केमा नाइट्रोजन, 9th नाइट्रोजन, और अगर पाइरीमिडीन होगा तो केमा नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन जो है इसमें शामिल होगा। अब इसी को यहां पर हम दिखा रहे हैं फिगर से। क्या दिखा रहे हैं कि इसका जो एक पेंटोज शुगर का, उस पर जो है आपका नाइट्रोजन आकर जुड़ेगा, किसका? नाइट्रोजनस बेस का। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन आकर जुड़ेगा, वो अगर नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन होगा तो उसका 9वां नाइट्रोजन जुड़ेगा, और अगर पाइरीमिडीन होगा तो कौन नाइट्रोजन जुड़ेगा? पहला नाइट्रोजन जुड़ेगा। ये दिमाग में रखना। तो ये आपको हम बताए यहां पर जुड़ने का बात। अब देखिए यहां पर जैसे ही जुड़ने का बात होगा तो सबसे पहले H2O निकलेगा यहां पर। क्यों? तो इसका जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ आकर जो ऐसे आपका निकल जाएगा, और आकर जब निकलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका ये बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड क्या बना? H2O के निकलने से एक बॉन्ड बन गया CN बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड। तो अब स्थिति क्या हो जाएगा देख लीजिए, स्थिति जो है ये हो जाने वाली है, कार्बन 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 कार्बन, इधर जो है ना आकर जुड़ गया, कौन जुड़ गया? आपका बेस जुड़ गया कोई भी, और बेस का कौन सा यहां पर होगा? एलिमेंट या एटम? नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस बेस का कौन सा एटम होगा? यहां पर नाइट्रोजन होगा।
पहला नंबर कार्बन से जुड़ गया, ये दूसरा नंबर कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये है आपका पांचवा कार्बन। इन सब पर कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, केवल परिवर्तन कहाँ हुआ? तो परिवर्तन केवल आपका एक नंबर पर हुआ कि एक नंबर का जो आपका था कार्बन, उस पर जो है आकर कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। यहाँ पर OH अगर है तो OH ही रहेगा, H है तो H रह जाएगा, इधर आपका जो है ना H इसी तरह से रह जाता है। 3 नंबर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे कि वैसे ही रह जाता है। अब ये जो रचना है जिसमें आप क्या देख रहे थे, पेंटोज शुगर था, ये क्या है आपका शुगर है। शुगर है कितना कार्बन का? 5 कार्बन का। और ये क्या था आपका? बेस था, नाइट्रोजनस बेस था। ये दोनों जब आपस में जुड़ गए, किस बॉन्ड से जुड़ गए? इस बॉन्ड का नाम क्या बताया अभी? ग्लाइकोसिडिक, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या CN बॉन्ड, उसके द्वारा आपस में जुड़ गए। तो ये जो कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड आराम से आपसे हो जाना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया भाई? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका निर्माण पेंटोज शुगर के एक नंबर कार्बन पर कोई नाइट्रोजनस बेस के आकर जुड़ने से होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है CN बॉन्ड, जबकि आपका जो यहां से निकलने वाला एक और है मॉलिक्यूल, वो क्या है? H2O मॉलिक्यूल। और ध्यान क्या रखना है कि इसमें आपका पेंटोज शुगर का एक नंबर कार्बन होगा, जबकि नाइट्रोजनस बेस जो होगा उसका केवा नंबर कार्बन। अगर प्यूरीन होगा तो 9वां कार्बन, अगर पायरिमिडीन होगा तो केवा कार्बन बाबू? फर्स्ट कार्बन। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको बता रहे थे किसके बारे में बाबू? न्यूक्लियोसाइड के निर्माण के बारे में। तो साइड का अगर ग्रुप नेम का बात करोगे तो ग्रुप नेम आंख बंद करके लिख सकते हो, न्यूक्लियोसाइड। तो आपके मन में आएगा फिर स्पेसिफिक नेम में कैसे परिवर्तन हो जाएगा? देखो, स्पेसिफिक नेम जब कहते हैं, स्पेसिफिक मतलब खास का नेम, जैसे ही कोई भी आपका बोला जाएगा कि बेस और शुगर आपस में जुड़ा हुआ है न्यूक्लिक एसिड के लिए, तो रचना क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। लेकिन स्पेसिफिक नेम में आगे देखिए क्या परिवर्तन हो सकता है। यहां पर बेस जो है कितना नंबर? एक नंबर कार्बन पर जो जुड़ा हुआ है वो हो सकता है एडेनिन, हो सकता है ग्वानिन, हो सकता है क्योंकि हम प्यूरिन और पायरिमिडीन लिख रहे थे ना, हो सकता है साइटोसिन, हो सकता है आपका थाइमिन, हो सकता है या यूरासिल, हो सकता है। पांचों में से कोई हो सकता है। तो देखो, अगर सबसे पहले स्पेसिफिक नेम लिखने में ध्यान नहीं रखना है कि 2 नंबर जो है उस पर क्या है, 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन है कि 2 नंबर कार्बन पर क्या है? OH है। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अगर 2 नंबर पर H दिया हुआ है तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये आपका इसमें डीऑक्सी जोड़ना पड़ेगा। जो भी नामकरण करोगे उसमें डीऑक्सी जोड़ना पड़ेगा। और अगर एडेनिन है तो हो जाएगा एडिनोसिन, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन कब? जब ए होगा एडेनिन होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम आपको बताए थे कि एक और एडेनिन होता है। तो अगर एडेनिन होगा किस रूप में? बेस के रूप में, और 2 नंबर जो कार्बन है उस पर आपका कौन है? OH है। तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। इस तरह के
हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। और अगर 2 नंबर पर OH है तब इसको बोलेंगे एडिनोसिन। 2 नंबर पर एडेनिन बेस अगर है किसी न्यूक्लियोसाइड में तो वहां पर हम क्या देखेंगे नाम देने के पहले कि 2 नंबर पर OH ग्रुप अगर है और आपका 1 नंबर पर कोई बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस में हम ये देखेंगे कि एडेनिन है कि ग्वानिन है कि साइटोसिन है कि थाइमिन है कि यूरासिल है। अगर एडेनिन है, जबकि यहां पर हम लिखे हैं पहले एडेनिन है 2 नंबर पर, सॉरी 1 नंबर कार्बन पर, तो 2 नंबर पर देखेंगे। 1 नंबर पर एडेनिन है तो 2 नंबर पर देखेंगे। 2 नंबर पर अगर OH ग्रुप है तब हो जाएगा एडिनोसिन। अगर 2 नंबर पर H ग्रुप है तब हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है। अगर जो है ना बेस के रूप में ग्वानिन दिया हुआ है, ग्वानिन दिया हुआ है, कल आपको बताए थे ग्वानिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। अगर ग्वानिन दिया हुआ है तब आपको यहां पर एक नंबर पर आपका क्या है, कोई आपका ग्वानिन है तो 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर पर अगर OH ग्रुप है या H ग्रुप है वो क्या है, तो यहां पर डीऑक्सी जोड़ देना, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। ठीक है। ग्वानिन जो है वो अगर होगा किसी न्यूक्लियोटाइड में तो उसका नाम हो जाएगा ग्वानोसिन। और अगर 2 नंबर पर H है तो हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। लेकिन 2 नंबर पर OH है तो डायरेक्ट लिख देना ग्वानोसिन। H होगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन और OH होगा तो क्या होगा ग्वानोसिन। अगर 2 नंबर पर वहां साइटोसिन है तब क्या हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन, साइटिडीन है ना। अगर साइटोसिन होता है किस रूप में, बेस के रूप में, तब नाम हो जाता है साइटिडीन। लेकिन अगर 2 नंबर पर OH ग्रुप हो तो डीऑक्सी साइटिडीन के जगह पर हो जाएगा साइटिडीन। अब आइए 2 नंबर पर 1 नंबर कार्बन पर अगर थाइमीन बेस है, थाइमीन बेस है तो थाइमीन अब है तो समानतः OH या H ध्यान रखेंगे। थाइमीन जो है वो DNA में होता है तो यहां पर हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमिडीन। आपको अगर याद होगा शायद तो बताए थे कि जो आपका थाइमीन होता है वो आपका किसमें पाया जाता है, DNA में पाया जाता है। तो थाइमिडीन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, DNA में, डीऑक्सी थाइमिडीन के रूप में होगा, थाइमिडीन के रूप में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये रूल है कि होगा ही नहीं, लेकिन सामान्य रूप में जो है ना डीऑक्सी थाइमिडीन का बात करेंगे अगर 2 नंबर पर H होता है और उसमें थाइमीन जुड़ा हुआ है तब। आपको बताया कि इसके जगह पर अगर इसमें बात करोगे जिसमें OH ग्रुप है 2 नंबर पर तो वहां पर हो जाता है यूरिडीन, यूरासिल होता है यूरिडीन। और यहां पर क्या होगा U, साइटिडीन C, ग्वानोसिन G, है ना। ये ध्यान रखना है। अगर G रहेगा तो ग्वानोसिन, C रहेगा तो साइटिडीन, अगर U रहेगा तो यूरिडीन। और वहां पर ध्यान यही रखना है कि ऑक्सी है कि डीऑक्सी है। अगर ऑक्सीजन है 2 नंबर हाइड्रोजन 2 नंबर जो है आपका कार्बन पेट्रोल शुगर में, उस पर आपका कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप है, तब वहां पर आप ऑक्सी हो जाता है। और ऑक्सी को हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, जैसे एडिनोसिन, तो ऑक्सी एडिनोसिन हो गया वो। और अगर हाइड्रोजन हो केवल, OH ग्रुप ना हो 2 नंबर कार्बन पर
पेंटोज शुगर के किसी न्यूक्लियोसाइड में, तब उसको क्या करेंगे, आगे में डीऑक्सी जोड़ देंगे। तो एडेनिन बेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, अगर ग्वानिन रहेगा तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर साइटिडीन रहेगा तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन, साइटोसिन रहने पर। ठीक है, अगर जो है ना आपका कौन रहेगा, यूरिडीन रहेगा तो क्या हो जाएगा, माने यूरासिल रहेगा तो क्या हो जाएगा, यूरिडीन। और अगर आपका जो है थाइमिन रहेगा तो एच में आता है ये समानता, और उसको बोलते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन। किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो OH ग्रुप है कि H ग्रुप है, जब ये बेस मालूम हो जाए तब हम क्या देखेंगे उसका, तब हम देखेंगे 2 नंबर कार्बन पर क्या है। पहले 1 नंबर कार्बन पर देखिए बेस कौन है, ठीक है, फिर 2 नंबर कार्बन पर देखेंगे कि ग्रुप कौन है, OH है कि H है। OH अगर है तब तो ऑक्सी डीऑक्सी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर क्या दिया हुआ है, 2 नंबर कार्बन पर H दिया हुआ है, तब तो वहां पर डीऑक्सी जोड़ेंगे। ये आपका न्यूक्लियोसाइड का बात था। अब न्यूक्लियोटाइड का बात करते हैं। टाइड बोला जाए, आपके दिमाग में क्या आ जानी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट तीनों अगर एक साथ जुड़ जाएं तब इससे बनता है न्यूक्लियोसाइड। या आप ये भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाए तब भी क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। नजर आ रहा है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या आ गया, बेस शुगर और फॉस्फेट। बेस शुगर फॉस्फेट मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। नेक्स्ट बात क्या दिमाग में आनी चाहिए, यह न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए या आरएनए का यूनिट होता है पहला बात, मतलब ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, डीएनए और आरएनए बनता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखो आपका बताया कि न्यूक्लियोसाइड जो था उस पर फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है। इस पर तो बेस जुड़ा हुआ था, 1 नंबर कार्बन जो था पेंटोज शुगर का वो तो बुक हो चुका था, ऑलरेडी उस पर बेस आ चुका था। 2 नंबर कार्बन पर आपको बताए कोई छेड़छाड़ नहीं होना है, ये ऐसे ही रहेगा। 3 नंबर कार्बन भी अभी कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब 4था नंबर कार्बन तो आपका बेचारा वो बीच में है, बचा कौन, 5वां नंबर कार्बन। 5वां नंबर कार्बन पर जो है वो क्या स्थिति था, हाइड्रोजन था, और इधर हाइड्रोजन था, इधर OH था। इसी पर कोई आकर फॉस्फेट जुड़ जाता है, इसी पर कोई फॉस्फेट आता है। तो ध्यान यही रखिएगा कि फॉस्फेट जुड़ता कहां है, न्यूक्लियोसाइड पर, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो न्यूक्लियोसाइड का जो आपका शुगर है, उसका जो आपका 5वां कार्बन है, उस पर आकर फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और आकर जुड़ जाता है, जिससे न्यूक्लियोसाइड के जगह पर अब कार्बन है आपका पेंटोज शुगर का, उस पर एक फॉस्फेट आकर जुड़ेगा, और वो जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो उसका H, फॉस्फेट का OH का H और शुगर का OH जो 5वां नंबर कार्बन पर है, ये आपस में मिलकर H2O के रूप में बाहर निकलेगा।
तो यहाँ पर स्थिति क्या बनने वाला है, यहाँ पर H2O जो होगा वो बाहर निकलेगा, और H2O जब बाहर निकलेगा तो क्या स्थिति होगी, देख लीजिए, ये पेंटोज आपका शुगर था, पेंटोज शुगर जो है उसमें आपका 5 कार्बन ऑलरेडी था, और 5 नंबर कार्बन कैसे जुड़ा हुआ था वो आपको बताए थे। लेकिन इसमें हुआ क्या कि 5वां कार्बन जो है, 5वां कार्बन पर कोई फॉस्फेट आकर जुड़ गया, किसके मदद से जुड़ा हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के मदद से, और यहाँ पर पहला जो कार्बन था वहां पर कोई बेस जुड़ा हुआ था, नाइट्रोजनस बेस, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 नंबर पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, उस पर OH रहेगा चाहे H रहेगा, अगर OH रहेगा तो क्या हो जाएगा, राइबोज, और H रहेगा तो डीऑक्सीराइबोज। 3 नंबर पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब 4 नंबर पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, 5वां नंबर जो था यही पर छेड़छाड़ हुआ, क्या हो गया, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के मदद से वो जो फॉस्फेट था वो आकर जुड़ गया। बाकी उसके पास बचा रह गया 2 OH ग्रुप और एक क्या बचा रह गया, ऑक्सीजन बचा रह गया। अब इसका क्या फेट होगा वो आगे देखेंगे, फिलहाल यहां पर देखो ये आकर जुड़ गया फॉस्फेट, ये था आपका शुगर। तो 3 चीज यहां पर मिल गया, क्या क्या मिल गया, फॉस्फेट, बेस और शुगर। फॉस्फेट, बेस और शुगर जब आपस में जुड़ गया तो ये बन गया आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड जो बन गया, इसमें आपका पहला कार्बन और बेस के बीच, बेस के नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड का नाम था बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या CN बॉन्ड, याद होगा पीछे ही बताए थे। एक बॉन्ड यहां बना आपका फॉस्फेट के बीच में और किसके बीच में, 5वां नंबर कार्बन के बीच में। तो इसको बोलते हैं क्या बाबू, इसको बोलते आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या PDE, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इन तीनों के जुड़ने से जो रचना बना वो न्यूक्लियोटाइड बना, मतलब न्यूक्लियोटाइड बराबर बेस प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर, या बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, BSP, बेस शुगर फॉस्फेट। शुगर जो था वो ध्यान रखना है, ये पेंटोज कार्बन था, मतलब 5 पेंटोज शुगर था, मतलब 5 कार्बन का था। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, ये यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। DNA या RNA का ये न्यूक्लिक एसिड जिसको बोल रहे थे, उसका ये यूनिट हो गया। अब इसका जो है 2 बॉन्ड यहां पर ध्यान रखना है, पेंटोज शुगर के 5वां नंबर कार्बन और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जबकि पेंटोज शुगर के पहला नंबर कार्बन और बेस के आपका किसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम है CN बॉन्ड या बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसका नाम थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर ग्रुप नेम का बात किया जाए, मतलब जो भी आपका वैसा कंपाउंड या वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेस पेंटोज आपका क्या था, है तो नहीं है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, जैसे ही कोई भी वैसा कंपाउंड जिसमें आपका क्या हो, पेंटोज शुगर के 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ हो CN बॉन्ड के द्वारा, जबकि 5वां नंबर कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो किसके मदद से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की मदद से,
तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये तो ग्रुप नेम हो गया। जरा सा इसको जरा न्यूक्लियोसाइड के रूप में तोड़ो। अगर इसको ग्रुप नेम को न्यूक्लियोसाइड के रूप में तोड़े तो देखो तो क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये भी तो लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। इसमें और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है? तो न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जुड़ गया है, इसलिए इसका एक और ग्रुप नेम बोल सकते हैं। क्या ग्रुप नेम बोल सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब देखिए बेस में कोई भी बेस यहां हो सकता है, या तो एडेनिन या ग्वानिन या साइटोसिन या थाइमिन या यूरासिल, 5 में से कोई भी बेस हो सकता है। ये अभी आप लोग पीछे देखे थे। तो इसके आधार पर और 2 नंबर पर OH है कि H है, इसके आधार पर इसको स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो इसका स्पेसिफिक नेम देख लेते हैं। स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम में सबसे पहले आपको 2 नंबर पर कर लो H है कि 2 नंबर पर क्या है? OH है। 2 नंबर कार्बन पर H ग्रुप है कि OH ग्रुप है, पहला। दूसरा स्पेसिफिक नेम पर और क्या बात दिमाग में रखनी है कि आपका कौन सा बेस है ना। स्पेसिफिक नेम पर स्पेसिफिक नेम में 2 ही चीज दिमाग में रखनी है। एक तो 2 नंबर कार्बन पर कौन सा है आपका क्या ग्रुप, हाइड्रोजन है या OH है, मतलब H है कि OH है। और दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि उसका बेस कौन है, एडेनिन है कि ग्वानिन है कि साइटोसिन है कि थाइमिन है कि यूरासिल है। अगर जो है ना आपका 2 नंबर पर H है ग्रुप, तो ये मान के चलो कि ये हो गया डीएनए का, और अगर OH है तो ये किसका हो जाएगा? आरएनए का। तो समांतर अगर 2 नंबर पर H है तो ये न्यूक्लियोटाइड किसका हो जाएगा? 2 नंबर कार्बन पर है तो क्या हो जाएगा? डीएनए का। और 2 नंबर कार्बन पर अगर OH ग्रुप है तो ये किसका हो जाएगा? आरएनए का। स्पेसिफिक नेम के आधार पर कर लेते हैं। पहले कौन लिए थे? एडेनिन। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या बोले इसको? न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से भी तोड़ सकते हो, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या बता रहे थे? ग्रुप नेम जब भी आएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा, या उसी को न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोल रहे थे। अब न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट क्यों बोल रहे थे? तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इस बात को कि बेस और शुगर अगर एक साथ हो तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और उसमें 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट आकर जुड़ गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब हो गया न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड। तो इसका ग्रुप नेम हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अब इसका स्पेसिफिक नेम जब देना होगा तो स्पेसिफिक नेम देने के लिए हमको 2 बातों पर ध्यान देनी है। पहला बात तो ये कि उस पर कौन सा आपका बेस है, आपका 1 नंबर कार्बन पर। यहां पर बेस जो है उसका नाम है एडेनिन, अभी A है पहला बेस। और जो आपका दूसरा ध्यान देना है वो ये देना है कि 2 नंबर कार्बन पर कौन सा आपका ग्रुप है। तो अभी मान लेते हैं हम आगे में H ग्रुप लिख दिए हैं, तो H जैसे ही होगा आंख बंद करके डीऑक्सी जोड़ देना है, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और अगर एडेनिन किसी न्यूक्लियोसाइड में हो, चूंकि न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट लिखे हैं, तो उसको बोलते थे एडिनोसिन। एडिनोसिन और क्या जोड़ दो? मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट। तो आपका मोनोफॉस्फेट जैसे ही 1 नंबर पर, जैसे ही 1 नंबर पर आपका बेस कौन आ गया? एडेनिन आ गया 1 नंबर कार्बन पर,
तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। और एडिनोसिन तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है 5वां नंबर कार्बन पर, तो हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं स्मॉल डी AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन अगर OH ग्रुप है तो डीऑक्सी तो होगा नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एडिनोसिन कौन फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। यहां भी हो गया आपका मोनोफॉस्फेट, लेकिन चूंकि यहां 2 नंबर जो है उस पर क्या ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो हो जाएगा फॉस्फेट यहां पर, लेकिन डीऑक्सी नहीं जुड़ेगा आगे, और इसको हम AMP भी कह सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर जो है 2 नंबर पर OH ग्रुप है तो वहां पर ध्यान रखिएगा डीऑक्सी नहीं लगेगा, और 2 नंबर कार्बन पर अगर H ग्रुप है तो आगे डीऑक्सी जोड़ देना है। बस इतना ही तो दिमाग में रखना है, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट, है ना, मोनोफॉस्फेट। एक ही लाइन में लिख देते हैं मोनोफॉस्फेट, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा स्मॉल डी, आगे लिखिएगा AMP। लेकिन अगर जो है ना एडनिन के जगह पर यहां पर ग्वानिन हो जाए, तो ऊपर में आपको बताए थे कि न्यूक्लियोसाइड में अगर ग्वानिन बेस हो तब हम उसको बोलते थे ग्वानोसिन। लेकिन 2 नंबर फिर देखेंगे, 2 नंबर कार्बन पर अगर H ग्रुप है तो डीऑक्सी आगे जोड़ देंगे, तो डीऑक्सी ग्वानोसिन कितना फॉस्फेट, के को फॉस्फेट है जुड़ा हुआ, एक फॉस्फेट, तो हो जाएगा मोनो फॉस्फेट, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे DGMP। लेकिन इधर अगर आ जाए जिसमें 2 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप है, तब क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन मोनो फॉस्फेट। इसमें डीऑक्सी नहीं जोड़ना है, शॉर्ट फॉर्म GMP। अगर जो है यहां पर थायमिन एक कौन रहे, साइटोसिन रहे बेस के रूप में, तब क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन कौन फॉस्फेट, मोनो फॉस्फेट, और शॉर्ट में DCMP। अगर जो है ना 2 नंबर पर OH ग्रुप रहे तो इसी में से केवल डीऑक्सी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइटिडीन मोनो फॉस्फेट, फॉस्फेट, तो शॉर्ट हो जाएगा CMP। ये तो साइटिडीन के रहने पर या साइटोसिन के रहने पर हुआ, कट रहेगा। नेक्स्ट है, एक और बच गया, अगर जो है आपका कौन रहे, थायमीन रहे, तब क्या होगा, तो थायमीन रहे तब हो जाएगा डीऑक्सी थायमिडीन मोनो फॉस्फेट, फॉस्फेट। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, DTMP, ठीक है। लेकिन अगर U रहे,
यही दोनों में अंतर है ना, उसमें यू हो जाएगा आधे में और डीएनए में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। अगर यू रहे तब क्या हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया यूएमपी। ठीक है, तो ये आपको हम अभी बता रहे थे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड के बारे में एकदम समराइज कर देते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए का यूनिट होता है, पहला बात। दूसरा बात, ये बनता किससे है, तो जब किसी न्यूक्लियोसाइड के 5वां नंबर कार्बन पर कोई फॉस्फेट आकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अर्थात बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना वो आपको हम दिखाए फिगर से कि एक नंबर कार्बन पर पेंटोज शुगर के कौन है, बेस है, जबकि 2 नंबर आपका OH या H ग्रुप उस पर ये बताता है कि ये डीएनए का है कि आरएनए का है। अगर डीएनए का है तो 2 नंबर कार्बन पर H ग्रुप होगा, अगर आरएनए का है तो 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप होगा। अब 5वां नंबर कार्बन पर आ जाओ पेंटोज शुगर का, वो आपका इंपॉर्टेंट है। कोई भी फॉस्फेट 5वां नंबर कार्बन पर ही आकर जुड़ेगा और जिस बॉन्ड से जुड़ेगा उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहां पर बताए कि शुगर, बेस और फॉस्फेट के इस पूरे आपके क्या कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड नाम दे रहे हैं, जो इसका क्या हो गया, ग्रुप नेम हो गया। न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बेस और शुगर क्या हो गया था, न्यूक्लियोसाइड, तो इसको और क्या कह सकते थे, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, इसका ग्रुप नेम में ये भी कह सकते थे और कहते भी हैं। तो ग्रुप नेम क्या हो गया इसका, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब जब इसका स्पेसिफिक नेम देंगे, मतलब खास कंपाउंड का खास नाम देंगे, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल क्या हो गया, ग्रुप नेम हो गया। अल्डिहाइड क्या हो गया, ग्रुप नेम हो गया। कीटोन ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप नेम हो गया। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, ग्रुप नेम है। अब इसमें पार्टिकुलर जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक नेम अगर इसका देने का बात आएगा इस कंपाउंड का तो कैसे देंगे, तो 2 चीज ध्यान रखना है। जैसे ही स्पेसिफिक नेम देने का बात आएगा तो सबसे पहले आप देखना उसका कौन सा बेस उस पर है। बेस कौन कौन हो सकता है, या तो एडेनिन हो सकता है, या ग्वानिन हो सकता है, या साइटोसिन हो सकता है, या थाइमिन हो सकता है, या यूरासिल हो सकता है। अगर बेस के रूप में एडेनिन है तब उस न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं एडिनोसिन। अगर बेस के रूप में ग्वानिन है तब उस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे ग्वानोसिन। अगर बेस के रूप में साइटोसिन है तब उस बेस को बोलते हैं, तब उस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं साइटिडीन। अगर बेस के रूप में थाइमीन है तब उस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं थाइमिडीन। अगर यूरासिल है तब उस न्यूक्लियोसाइड को बोलते हैं यूरिडीन। लेकिन यहां पर एक चीज और जुड़ गया, मोनोफॉस्फेट, 5वां नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट है तो सब में मोनोफॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी कहां से है, 2 नंबर पर कार्बन पर हाइड्रोजन है कि मतलब OH ग्रुप है कि H ग्रुप है, ये ध्यान रखना है। OH ग्रुप तो डीऑक्सी नहीं जोड़ेंगे और H ग्रुप तो डीऑक्सी जोड़ेंगे, तो हो गया क्या, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
अगर OH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर जो है ना 2 नंबर एक नंबर कार्बन पर कौन सा बेस है, ग्वानिन, तो हो जाएगा 2 नंबर पर देखेंगे H है कि OH है, अगर H है तो हो जाएगा डिऑक्सी ग्वानोसिन क्या, मोनोफॉस्फेट। अगर जो है ना आपका 2 नंबर पर OH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से सबका नाम लिख दिए। साइटिडीन में क्या हो जाएगा, डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट का मतलब है कि 2 नंबर कार्बन पर कौन होगा, OH ग्रुप होगा। और डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट का मतलब है 2 नंबर कार्बन पर कौन सा ग्रुप होगा, केवल H ग्रुप होगा, तब क्या हो जाएगा, वो डिऑक्सी हो जाएगा। तो ये आपको हम यहाँ पर बता रहे थे इसके बारे में, ग्रुप नेम के बारे में। थायमिन जो होता है वो केवल हम पढ़े थे कि डीएनए में ही पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा डिऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। और यूरासिल होगा तो क्या हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूएमपी। ये कुछ आपको बताया। अगर सामान्य रूप से कोई बोले तो क्या हो सकता है, जब कोई सामान्य रूप से बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। लेकिन केवल मोनोफॉस्फेट से ही नहीं होता, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट भी हो सकता है। ये आपका इस न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के रूप में भी हो सकता है, फॉस्फेट के रूप में भी हो सकता है। ये आपका न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में भी देखा जाता है, फॉस्फेट के रूप में भी देखा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड आपका 3 रूप में हो सकता है। एक है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के रूप में, और दूसरा है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के रूप में, या हो सकता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अगर न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के रूप में है तो इसका कॉमन एग्जांपल आप देखते होंगे AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा हो सकता है इसका एग्जांपल ADP, नाम सुने होंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है ATP, आप नाम सुने होंगे ये सबका। AMP का पूरा नाम हो जाएगा क्या बाबू, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। ADP का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट। जबकि ATP का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपके मन में आता होगा कि ये तीनों के तीनों न्यूक्लियोटाइड हैं, तो हाँ जी, न्यूक्लियोटाइड 3 रूप में पाया जाता है। और आप जो डीएनए आरएनए जानते हो, उसमें जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसके निर्माण के लिए वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही होता है। ये क्या होता है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल समझते होंगे शायद, कच्चा माल, या कह सकते हो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल फॉर, मटेरियल किसके लिए, डीएनए
अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं फिर, या आरएनए के अंदर जो डीएनए या आरएनए निर्माण होता है उसके लिए आपका जो न्यूक्लियोटाइड शामिल होता है कौची बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए कच्चा माल जो यूज किया जाता है वो न्यूक्लियोटाइड किस रूप में यूज किया जाता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में, न कि न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के रूप में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या है, कैसे बनता है, डाइफॉस्फेट क्या है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल एटीपी का लेके चल रहे हैं। कोई भी हो सकता है, ये जो आपका है ना कोई भी हो सकता है, यहां पर जीटीपी हो सकता है, सीटीपी हो सकता है, ये यूटीपी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। टीटीपी अगर होगा तो कहीं डीऑक्सी जोड़ लेंगे, कोई भी हो सकता है, किसी को भी ले सकते हो, उस समय में यही बात है। अब होता क्या है, तो देखो आपका जो न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस प्लस शुगर, इसमें अगर एक फॉस्फेट जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ गया तब क्या बना, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट। लेकिन इसके साथ एक और जो है ना फॉस्फेट जुड़ जाए, आईपी लिखते हैं जनरली, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आईपी का मतलब है इनऑर्गेनिक अकार्बनिक फॉस्फेट, है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो अगर जुड़ जाए तब ये क्या कहलाएगा, अब इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट। अगर जो है ना एक और इस पर क्या हो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाए तब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट। समांतर तीन आपका क्या होता है, जुड़ता है इसमें न्यूक्लियोसाइड में। तो समान रूप से जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आपका तीन ही फॉस्फेट वाला पाया जाता है। अब ये बनता कैसे है इस पर हम बात करेंगे। अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आपका या तो मोनोफॉस्फेट के रूप में हो सकता है या डाइफॉस्फेट के रूप में हो सकता है या ट्राइफॉस्फेट के रूप में हो सकता है। अब कब इसको मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, जब केवल न्यूक्लियोसाइड के साथ एक ही फॉस्फेट जुड़ा है तब क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। याद रखिएगा फॉस्फेट जो होता है इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं क्योंकि इसमें कम कार्बन नहीं होता है, इसलिए आईपी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई पी। तो अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट जुड़े तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बन गया। अब उसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट हो जाएगा। अगर एक और जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। मतलब यहां पर कह सकते हो कि यहां पर न्यूक्लियोसाइड के साथ कितना फॉस्फेट था, एक, यहां पर कितना, दो, और यहां पर कितना, तीन। अब ये जुड़ता कैसे है और कहां जुड़ता है इस बात को देखना है। तो अब इसको हम फिगर से दिखाते हैं। न्यूक्लियोसाइड कैसा था, वो कंप्लीट हो चुका था, न्यूक्लियोटाइड कैसा था ये भी कंप्लीट हो चुका था। तो यहां पर आपको बताया कि ये बेस जुड़ चुका था एक नंबर कार्बन पर, किसके मदद से, अपने नाइट्रोजन एटम की मदद से CN बॉन्ड बनता था।
2 नंबर जो कार्बन था OH हो सकता है या H हो सकता है। अगर OH हो तब बोलेंगे राइबोज, और केवल H हो तो बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। 3 नंबर पर भी वही स्थिति था। 5 नंबर जो है ना कार्बन इस पर जुड़ा हुआ था H, और इसमें जो है वो आपका आकर जुड़ गया था फॉस्फेट। अब जो फॉस्फेट जुड़ा था, फॉस्फेट में एक OH खाली था, एक इधर OH खाली था, OH खाली था, और कौन खाली था? ऑक्सीजन। 2 आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। यही था आपका न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। अब अगर यहां पर बेस पे कौन हो? एडेनिन हो, बेस के रूप में कौन हो? एडेनिन हो, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाता है AMP। या नीचे कर दो ना इसको। अब इसका खास नाम आ जाता था कौन? AMP। कोई भी आप लिख सकते थे, C होता तो CMP हो जाता। अगर 2 नंबर पर OH होता तब, और अगर OH होता H होता तब यहां पर जो है ना क्या हो जाता? DAMP हो जाता। हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगर जो है ना H रहेगा तो DMP, अगर OH रहेगा तो AMP। अब इसमें क्या हुआ? एक फॉस्फेट आकर जुड़ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये कहां आकर जुड़ता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां जुड़ता है? जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर जुड़ता है तो ये आकर इसी जगह पर जुड़ता है, इस फॉस्फेट पर। तो इधर से एक और फॉस्फेट आ गया, अपने OH के साथ आया इसको जोड़ने के लिए इसके साथ, और ये स्थिति है उसका, आकर जुड़ गया। इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये है क्या? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, मतलब वैसा फॉस्फेट जिसमें आपका कार्बन कंपाउंड नहीं है। अब इसमें से किसी एक का जो है ना OH के और एक का H जो है ना वो निकलेगा H2O के रूप में, और जो है ना यहां पर H2O निकाल देगा और क्या दे देगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगी। तो अब क्या बन जाएगा? देखो हम डायरेक्ट इसको बना दे रहे हैं। यहां पर बेस जुड़ा था, ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या था? एक फॉस्फेट था, उस पे अब जो है ना एक और फॉस्फेट जुड़ गया। बाकी सब तो आप आराम से भर सकते हो। इसमें जो है ना अब कितना बचा भाई? तो इसमें एक तरफ O ग्रुप बचेगा और एक तरफ OH बच जाएगा। इस फॉस्फेट पे देखो, एक तरफ OH बचा हुआ रह गया और एक तरफ और OH ग्रुप रह गया और एक तरफ O ऑक्सीजन रह गया बचा हुआ। तो यहां पर देखो तो कितना फॉस्फेट हो गया? 2 हो गया ना। तो यहां पर फॉस्फेट की संख्या हो गई, फॉस्फेट की संख्या हो गई कितनी? 2 हो गया। और कितना नंबर कार्बन पर जुड़ा है? ध्यान रखना है, जब भी जुड़ेगा तो 5 नंबर कार्बन पर ही जुड़ेगा। जब ये जुड़ गया 5 नंबर कार्बन पर, ये तो शुगर था, तो ये रचना जो है ना क्या कहलाएगा? अभी भी इसको न्यूक्लियोटाइड ही कहेंगे, उसमें आपका कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कर रहे थे, अब इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। लेकिन अगर आपका जहां पर जो है बेस है वहां पर एडेनिन बेस है, अगर आ जाए तब ये खास हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे क्या? ADP या
DADP, डी स्मॉल से है ना, और इस जगह पर ध्यान रखना है OH है कि H है। अब अगर जो है नेक्स्ट आ जाए, फिर एक फॉस्फेट आ जाए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट समानता 3 तक आ सकता है, तो एक H2O और निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्थिति क्या हो जाएगा देख लो। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इस पर आपका 5वां नंबर कार्बन पर एक आपका फॉस्फेट था, एक और फॉस्फेट आकर जुड़ा था, और एक और फॉस्फेट जो है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा आकर जुड़ जाएगा। कार्बन पर यहां जो है ना कोई स्थिति आपका है जो आपको ऐसे लिख सकते हो। 5वां नंबर कार्बन पर ही ये सारा का सारा चेंजेज हो रहा है, बाकी किसी कार्बन पर या कोई शुगर पर कोई और असर शुगर में नहीं होगा। अब यहां पर देखो, ये जो भी बॉन्ड्स आप देख रहे हो, ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड्स हैं, ये तीनों बॉन्ड्स PDE है, PDE है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब यहां पर फॉस्फेट कितना हो गया भाई, यहां पर हो गया फॉस्फेट कितना, 3 हो गया। जब फॉस्फेट 3 हो गया, तब इस रचना को अभी भी हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोसाइड जो है उसका नामकरण में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। ये न्यूक्लियोसाइड अब क्या कहलाएगा, ट्राइफॉस्फेट कहलाएगा, कहलाएगा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और चूंकि 3 फॉस्फेट आ गया है, तो इसको अब बोलेंगे ATP या DATP। अब जो हो ग्वानिन होगा तो DGMP हो जाएगा। 2 नंबर पर ध्यान देना है, OH है कि H है, उसी के आधार पर ये नामकरण होगा। अर्थात आपको अगर कोई ATP का बात करता है, तो ATP में ध्यान रखिएगा आपका 3 फॉस्फेट होता है, और 3 जो फॉस्फेट होता है आपका, तीनों के तीनों फॉस्फेट आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये स्थिति है यहां पर। क्या है भाई, देखिए 5वां नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट अगर है, इधर तो आप उलट दिए हैं, हम उसको इधर की तरफ घुमा दिए हैं जरा दिखाने के लिए। 5वां नंबर कार्बन पर अगर एक फॉस्फेट है, तब इसको बोलेंगे क्या बाबू, AMP। बेस कौन था, एडेनिन था, और ये कौन है, शुगर है। 5वां नंबर कार्बन पर अगर एक फॉस्फेट है तो हो जाएगा क्या, AMP। लेकिन 5वां नंबर कार्बन पर 2 फॉस्फेट है, तब इसका नाम हो जाएगा ADP। क्या इधर एडेनिन है, ध्यान रखिएगा, एडेनिन बेस होना चाहिए। एडेनिन बेस अगर है तब ध्यान रखना है, अगर एक और फॉस्फेट जुड़ जाए तब इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर जो बॉन्ड आपको दिखा रहे हैं उसमें ये दोनों देख रहे होंगे जिगजैग बॉन्ड है, जबकि ये स्ट्रेट बॉन्ड है। जिगजैग बॉन्ड जो होता है उसको कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। केमिस्ट्री में आपको सर बताए होंगे
कि वैसा बॉन्ड जो जिगजैग है, आगे तिरछा है, उसको कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। इसका जो एनर्जी होता है काफी ज्यादा होता है, 7 to 11, 7 से लेकर 11 किलो कैलोरी तक होता है। जबकि ये जो स्ट्रेट चेन देख रहे थे, इसका एनर्जी होता है लो, तो ये लो एनर्जी बॉन्ड है। और ये जो लो एनर्जी बॉन्ड है, इसका एनर्जी होता है 3.5 किलो कैलोरी। इसीलिए एटीपी का जो आपका फॉस्फेट जब निकल जाता है, एटीपी जब बनता है, तो वहां पर काफी मात्रा में एनर्जी निकलता है। शायद आप सुने होंगे इस बात को। तो ये जो सुने हो आप, वो कैसे निकलता है, तो आपको हम दिखा रहे थे यहां पर। यहां पर जो है ना, आपका नामकरण जो था वो ध्यान रखिएगा, AMP था या DAMP था। ठीक है, DAMP कब बोलोगे, जब वहां पर एक आपका फॉस्फेट होगा। और AMP कब बोलेंगे, जब वहां पर OH ग्रुप होगा, तो AMP 2 नंबर पर। और अगर H ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे, आपका DAMP हो गया। तो ये जो है ATP और ADP, AMP क्या है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि ATP और हाई एनर्जी बॉन्ड से एक और फॉस्फेट जुड़ा, तो ATP। जब ये जब फॉस्फेट टूट के बाहर निकलता है, तो यहां से 7 से 11 किलो कैलोरी की एनर्जी निकलता है। और इसी का यूज आपका सेल करता है, बॉडी का सेल करता है अपने कामों को पूरा करने में। तो इसीलिए हम लोग एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, ये आपको बता रहे थे। अब आप के बीच का जो पीडी है, उसमें एनर्जी काफी ज्यादा होता है। एक फॉस्फेट से दूसरा फॉस्फेट जो जुड़ता है, उसका जो बॉन्ड होता है एक फॉस्फेट और दूसरा फॉस्फेट के बीच में, उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, 7 से लेकर 11 किलो कैलोरी। जबकि एक फॉस्फेट अगर कार्बन के साथ वही जुड़ा हुआ रहे, तब एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, सिर्फ 3.5 किलो कैलोरी होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि कार्बन और फॉस्फेट के बीच का जो एनर्जी है वो लो एनर्जी बॉन्ड के रूप में है। मतलब कि वो जो बॉन्ड है वो लो एनर्जी बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि उसमें 3.5 किलो कैलोरी ऊर्जा है। लेकिन जब फॉस्फेट के बीच का बात करोगे, तो उनके बीच की ऊर्जा जो है, या एनर्जी जो है, जब वो टूटेंगे तो कितना निकलता है, 7 किलो कैलोरी से लेकर 11 किलो कैलोरी ऊर्जा तक निकलता है। तो सोच लो कितना ज्यादा एनर्जी है। इसलिए ये जिगजैग बॉन्ड से दर्शाया जाता है, और इसको बोलते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। एक बॉन्ड में है 7 से 11, दूसरा बॉन्ड में भी कितना है, 7 से 11, जबकि तीसरा जो बॉन्ड है कार्बन फॉस्फेट के बीच में जो है, उसमें सिर्फ 3.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मैक्सिमम होता है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ, डायरेक्ट 2 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ऐसा स्थिति होगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लेकिन अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एन न्यूक्लियोटाइड। ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड एक साथ अगर जुड़ जाता है, तो उसको बोल रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, इसको जो है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो